छात्रगण सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम भीष्म साहनी जी से रचित जो एक कहानी है खून का रिश्ता, इस कहानी को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से जानने समझने वाले हैं। पिछली कक्षाओं में भी हमने खून के रिश्ता जो कहानी है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश किए थे। तो आज हम कहानी प्रारंभ करने से पूर्व आज की कक्षा में आने वाले कुछ शब्दार्थों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से जानने समझने का प्रयास करेंगे। उसके उपरांत हम कहानी को बहुत ही बढ़िया तरीके से जानने समझने का प्रयास करेंगे। उसूल, उसूल यानी सिद्धांत, नियम। उसूल यानी सिद्धांत, नियम। विराजना, विराजना यानी आसीन होना, बैठना। विराजना यानी आसीन होना, बैठना। केसर, केसर यानी बहुत ही सुगंधित एक पौधा है जिसको हम जाफरन भी कहते हैं। केसर यानी जाफरन। मूल्य, मूल्य यानी दाम, कीमत, भाव, वैल्यू। मूल्य यानी दाम, कीमत, भाव। उद्वेलित, उद्वेलित यानी आवेशित, उद्वेलित यानी आवेशित। उद्विग्न, अशांत। उद्वेलित यानी आवेशित, उद्विग्न, अशांत को हम उद्वेलित कहते हैं। आदर्श, आदर्श यानी प्रतिमान। आदर्श यानी प्रतिमान यानी सर्वोत्तम स्थिति या जो बात जो अनुकरणीय हो, जो बात हम अनुकरणीय कर सकते हैं, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं उसको, यानी आदर्श यानी सर्वोत्तम स्थिति या बात जो अनुकरणीय हो उसको हम क्या कहते हैं? आदर्श कहते हैं। सराहना यानी सराहना यानी तारीफ, सराहना यानी तारीफ, प्रशंसा, बड़ाई। तो जंगला, जंगला यानी वह दरवाजा जिसमें लोहे की पतली छड़ी लगी रहती है। जंगला यानी वहां दरवाजा जिसमें लोहे की पतली छड़ें लगी होती हैं। बेताब, बेताब यानी अधीर, बेचैन, विकल, व्याकुल को हम क्या कहते हैं? बेताब कहते हैं। ब्यौरा, ब्यौरा यानी विवरण, ब्यौरा यानी विवरण। तो हम खून का रिश्ता कहानी देख रहे थे, तो खून का रिश्ता कहानी को अब हम प्रारंभ करेंगे। तो खून का रिश्ता कहानी के रचयिता हैं भीष्म साहनी जी। वो कहानी का प्रारंभ करते हैं कि काठ की पीठ पर बैठा चाचा मंगल सेन सपना देख रहा था। वो सपने में क्या देख रहा है कि वे समधियों के घर में विराजमान हैं और आसपास समधी उसके घूम रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो एकदम से दूध पीते रहता सपने में। और सगाई किसकी होते रहती इसके सपने में? चाचा मंगल सेन के वीर जी की सगाई होते रहती है। तो ये जो सपना रहता वो सचमुच हकीकत होने में भी कुछ पल भरी था, क्योंकि सचमुच वीर जी की सगाई होने वाली है। तो वीर जी का उसूल ये है कि वे चाहते हैं कि उनकी सगाई में कोई भी सगा संबंधी नहीं जाएगा, केवल वीर जी के बाबूजी मात्र जाएंगे सगाई डलवाने। और सगाई डलवाने में वो कितने पैसे लेंगे, कितना उनसे जो भी वो दे सकते तोहफे वगैरह, उसमें से वो क्या लेंगे? केवल 1.25 रुपया। 1.25 रुपया यानी 1 रुपया 4 आने, 1 रुपी 25 पैसा, इतना ही वे लेंगे कह के ये कह रहा है कौन? वीर जी। तो इससे चाचा मंगल सेन का सपना चूर चूर होने वाला था। तो उतने में वैसे भी वो अपने कोठरी से बाहर निकलकर जैसे ही रसोई घर के और बड़ा खाने के लिए, तब वहाँ पे इस विषय में चर्चा हो रही थी कि सगाई में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्या कुछ कह के। जैसे ही चाचा मंगल सेन को देखते हैं तो इस बात को रोक लेते हैं। इसके उपरांत चाचा मंगल सेन जब खाने बैठे रहता तो बाबूजी इसको डांट फटकार लगाते हैं, कहते हैं कि 6 महीने का किराया रामदास पर चढ़ गया, लेकिन तुमने
उससे किराया क्यों वसूल नहीं किया, कह के वे फटकार लगाते। तो माँ जी कहती है कि खून का रिश्ता है, खून के रिश्ते को ऐसे नौकरों के सामने रुखाई से नहीं बात करते, उनके मान सम्मान के भी बारे में ख्याल करना चाहिए, किसी को भी ऐसे बेआरबू नहीं करना चाहिए, कह के माँ कहती है। उसके उपरांत बाबूजी कहते हैं कि बेटे से कि अब तूक है, एकदम से अपनी पगड़ी उतार कर उसके सामने रख के कहते हैं कि ये बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए, अब तूक है कि ढंग से काम करने देगा कि नहीं करने देगा, क्या अकेला जाऊँ मैं सगाई डलवाने। कहने के विषय में वो कहता है वीर जी की तो ठीक है, आप अकेले नहीं जा सकते तो चाचा जी को ले जाइए। चाचा जी यानी कौन से चाचा जी, कह के माँ जी कहने पे और कौन से चाचा जी, चाचा मंगल सेन। तो ऐसे बेहरूपे को हम सगाई में ले जाएंगे, ऐसे मरदूत को सगाई में ले जाएंगे, हमारे जो रईस भाई है उन सबको छोड़कर। कहने पे अब तो माँ तुम कह रही थी खून का रिश्ता है, अब कहाँ गया खून का रिश्ता, कह के वे पूछने लगता है क्यों वो गरीब है इसीलिए उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है क्या। नहीं, आप जाना चाहते हैं तो चाचा मंगल सेन के साथ जाइए, वरना आप अकेले जाके सगाई डलवा आइए, कहकर वीर जी एकदम से कहकर वहाँ से चले जाते। ऐसे में माँ कहती है कि बेटा क्या बुरा कहता है, आजकल के बेटे तो आजकल के बच्चे कितना पैसों की बर्बादी करते हैं। तो ऐसे सन्निवेश में यहाँ पर हमारा बेटा तो बहुत ही सरल सहज तरीके से सगाई डलवाने की बात कर रहा है, बहुत ही सिद्धांतिक रूप से अपने जीवन को वो जीना चाहता है, बहुत ही दिखावे का जीवन, आडंबर का जीवन वो पसंद नहीं कर रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, कह के वे कहता है। चाचा मंगल सेन की उम्र थी 50 वर्ष, तो एकदम से वो उचकुले खाते हुए वहाँ से निकल गए थे। लेकिन जब संतू को भेजा जाता है कि जाओ चाचा मंगल सेन को तैयार होने के लिए कहो कि सगाई में जाना है, तो एकदम से चटाक भर खून फिरने से उचकने लगता है। केवल मात्र बाबूजी के साथ मैं एक ही जा रहा हूँ, ये बात अपने आप में उसको बहुत ही प्रसन्न करती है। तो एकदम से वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने पास जो ट्रंक था उसमें से निकाल कर खाकी पगड़ी और काले बड़े बड़े बूट वगैरह पहनकर आ जाता है। देख के माँ जी को रुलाई सी आ जाती है, एकदम से धागे निकलते रहते। तो ऐसे ड्रेसिंग को करके वह आगे रहता, तो देख के उसके उपरांत मनोरमा और उसकी 2 सहेलियाँ संतू सभी लोग मिलके बीच आंगन में चाचा मंगल सेन को बिठाकर उसको तैयार कर कर समधियों के घर भेजते। समधियों के घर जाने के बाद चाचा मंगल सेन की आओ भगत बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है। वहाँ पे चाचा मंगल सेन बहुत ही आनंद में रहता है। तो ऐसे सन्निवेश में चाचा मंगल सेन पूछता है कि लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है कि नहीं, तो वे कहते कि आपके दुआ से, आपके आशीर्वाद से हमारी बच्ची बीए पास है। तो घर का काम धंधा भी कुछ जानती है या सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है, कह के प्रश्न करते। कौन? चाचा मंगल सेन। तो वे कहते हैं जी थोड़ा बहुत जानती है। तो चाचा मंगल सेन कहते हैं थोड़ा बहुत क्यों, यानी पूर्णतः जानकारी रहनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत क्यों जानती है आपकी लड़की, अभी तो शादी करके ससुराल जाने वाली है, कहने के तरीके से ये प्रश्न पूछते हैं। आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया। समधी बादामों से भरे कितने ही थाल लाकर बाबूजी की और मंगल सेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांध दिए और एकदम से हाथ बांधकर वे कहने लगे, मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूँगा, मेरा इन चीज़ों में विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहें, आपका 1.25 रुपया भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है, कहकर बाबूजी कहते हैं। यानी जो पुरानी रस्में हैं उसको बदलने की बात यहाँ पे बाबूजी कह रहे हैं, और लेखक भी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए।
पुराने रस्मों में जो सार है उसको हमें समझना चाहिए और जो अच्छाई है उसको अपनाना चाहिए, जो बुराई है उसको ठुकराना चाहिए और परिवर्तन के साथ हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि वरदक्षिण के नाम पर कितना आडंबर के साथ, कितना वैभवीकरण के साथ लोगों का खून चूसने का कार्य हम लोग करते हैं। तो इससे परे होना है, हमें इससे दूर भागना है। ये बात बताने का प्रयास लेखक इस कहानी के जरिए कर रहे हैं कि जब हम किसी से भी किसी भी प्रकार की एक लालसा ना रखते हुए एक सरल सहज तरीके से एक रिश्ते को अपनाते हैं तो इससे सामने वाले की दृष्टि में भी हमारे प्रति गौरव बढ़ता है। तो इसके प्रति हमें ध्यान देना चाहिए और वरदक्षिण के तरीके से या डौरी से जितना हो सके उतना दूर रहेंगे तो अच्छी बात है। और सहज सरल तरीके से ब्याह होना चाहिए, ये बात बताने का प्रयास लेखक हमें इस कहानी के जरिए कर रहे हैं। तो जब सगाई डलवाने का वक्त आया तो समधी आके बादाम के कितने थाल रख दिए तो भी बाबूजी अपने हाथ बांध लिया और किसी को छुआ भी नहीं और कहने लगे मैं केवल लूँगा तो 1 रुपया 4 आने लूँगा, उसके सिवा मैं कुछ नहीं लूँगा। आप सलामत रहे, आप बहुत बढ़िया तरीके से रहे, बस है आपका वो 1 रुपया 4 आने मेरे लिए जो कि 1 रुपया है वो 1.25 लाख के बराबर है, कहने की बात बाबूजी कहते हैं। तो इसके उपरांत आपको वहाँ पे जो समधी रहते हैं वे कहते हैं बाबूजी से, आपको किस चीज़ की कमी है लाला जी, पर हमारा दिल रखने के लिए ही कुछ स्वीकार कर लीजिए। आपको किस चीज़ की कमी है, आपके घर में तो सब कुछ है, ईश्वर आपको बहुत कुछ दे चुका है लाला जी, लेकिन हमारा दिल रखने के लिए तो कुछ ले लीजिए, कह के वे कहते हैं समधी बाबूजी से। बाबूजी मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर ना करें, यहाँ उसूल की बात है, यहाँ जो बात है मेरी एक उसूल की बात है। मैं 1 रुपया 4 आने मात्र लूँगा और किसी भी चीज़ को मैं छूऊंगा नहीं, किसी भी वस्तु को मैं लूँगा नहीं, कह के वे कहते हैं। और मुझे मजबूर ना करे कहकर बाबूजी कहते हैं और आगे बढ़ के कहते हैं, मैं तो 1.25 रुपया ही लेकर जाऊँगा, आपका सितारा बुलंद रहे, आपका सितारा, समधियों का सितारा बुलंद रहे। आपकी बेटी हमारे घर आएगी, आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी विराजेगी। जैसे ही आपकी बेटी हमारे घर आएगी, जैसे कि हमारे घर में एकदम से लक्ष्मी आ बैठेगी, ऐसा एक वातावरण हो जाएगा। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए, केवल हमें 1.25 रुपया सगाई डलवाने में लेंगे हम, उसके सिवा कुछ नहीं लेंगे, कह के वे कहते हैं। मंगलसेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। मंगलसेन के लिए सब जब बातचीत चल रही है तब चुप रहना असंभव हो रहा था। एकदम से हुमक कर बोला, एक बार कहा जो दिया जी कि हम 1.25 रुपया ही लेंगे, आप बार बार तंग क्यों करते हैं, कह के वे सवाल करने लगा। चाचा मंगलसेन एकदम उमक कर बोला कि एक बार कहा जो दिया जी कि हम 1.25 रुपया ही लेंगे तो आप बार बार तंग क्यों करते हैं, कह के वे पूछने लगा। कौन? चाचा मंगलसेन। तो बेटी के पिता, यानी जो सगाई हो रही है उस बेटी के पिता ने हंस दिए। एकदम से इस बात को सुनकर बेटी के पिता हंस दिए और पास में खड़े अपने किसी समधी, जो उनके पास में खड़े जो संबंधी थे, उनके कान में बोले। जो बेटी के पिता है, वीर जी की सगाई जिससे हो रही है, उसके पिता एकदम से अपने पास में खड़े अपने संबंधी के कान में बोल रहे हैं कि लड़के के चाचा है, दूर के लड़के के चाचा है। ये जो अभी बोले ना, ये लड़के के चाचा है, दूर के, घर में टिके हुए हैं, लाला जी ने आसरा दे रखा है, लाला जी के आसरे ये है, बस उतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसकी बात को आप ज़्यादा तवज्जो ना दो, इस लिहाज में ये
कह रहे हैं। तो आखिर समधी अंदर से थाल ले आए। अब सगाई डलवाने का समय आया तो आखिर में संबंधी अंदर से एक थाल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा हुआ था। एकदम जो थाल सगाई के लेके आए उसके ऊपर एकदम से लाल रंग का रेशमी एक रुमाल ढका हुआ था। बाबूजी के सामने रख दिया। उस थाल को बाबूजी के सामने रख दिए तो बाबूजी ने रुमाल उठाया, जो रेशमी लाल रुमाल था उसको बाबूजी ने उठाया। तो उसके थाल के अंदर क्या क्या है उन्होंने देखा, तो नीचे चांदी के थाल में चांदी की 3 चमचमा करती खोटरियां रखी थी। एकदम से चांदी के थाल के अंदर 3 चमचमाती चांदी की कटोरियों को रखा गया था। एक कटोरे में केसर, दूसरे में रंगाला धागा, तीसरे में एक चमकता चांदी का 1 रुपया और चवन्नी रखी गई थी, चमकती हुई चवन्नी को। तो 3 कटोरियों में यहाँ पे 3 वस्तुओं को रखा गया है। एक में है केसर, दूसरे में है रंगाला धागा। रंगाला धागे को हाथ को ऐसे कलाई को बांधते हैं, बांध के कहते हैं कि रिश्ता पक्का हो गया। अब जो ये वर है हमारे बेटी का हो गया, यानी जो धागा जिस घर से आया है उस घर का जवाई के हाथ में उस धागे को बंधा जाता है, रंगाले धागे को। तो यहाँ पे 3 कटोरियों में एक में था केसर, जिसको क्या है शुभ के रूप में मानते हैं, बहुत ही शुभ, तो पगड़ी के ऊपर छिड़काया जाता है। तो एक में था केसर, दूसरे में था रंगाला धागा, तो तीसरे एक चम्मच में जो इनका डिमांड था, जो इनके वरदक्षिण की विषय में बातचीत थी, जो सगाई डलवाने में इन्होंने बात की थी, 1 रुपया 4 आने, 1 रुपये का कॉइन और चवन्नी का कॉइन, दोनों भी क्या है चांदी के ही बना के इन्होंने चांदी के कटोरे में रखा था। इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 अलग अलग चीज़ों को रखने के अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच भी उसमें रखे हुए थे। तो इस सब को देखने के बाद जैसे ही रुमाल को हटा के बाबूजी कटोरे के अंदर क्या कुछ है वो देखे, और कटोरियाँ चांदी की है, थाल चांदी का है, उसके साथ साथ 3 चांदी के चम्मच भी है। सब देखने के बाद बाबूजी कहते हैं आपने आखिर अपनी ही बात की। बाबूजी ने हंसकर कहा। बाबूजी बहुत खुश है कि सगाई डलवाने में आए हैं तो ये सब कुछ इनको मिला है, तो ये सब देख के वे बहुत खुश हुए और कहने लगे आपने आखिर अपनी ही बात की। बाबूजी हंसकर कहे मैं तो केवल 1.25 रुपये लेने आया था, मगर थाल स्वीकार कर लिया। कुछ भी नहीं बोले और उस थाल को वे स्वीकार कर लिए बाबूजी, और मन ही मन कटोरियों, थाल और चम्मचों का मूल्य आंकने लगे। मन ही मन थाल कितने रुपए की होगी, कटोरियाँ कितने रुपए की होगी, चम्मच लगभग 5-5 रुपए के होंगे शायद, चांदी के हैं, कह के वे एकदम से आकलन करने लगे। कौन? बाबूजी। इतना सब होने के बाद यहाँ पे सगाई डलवाने का कार्य समाप्त हुआ। तो ये दोनों अब समधियों के घर से निकले होंगे। तो यहाँ पे जो वीर जी के घर में क्या माहौल है उसको हम देखेंगे। तो मनोरमा और उसकी सहेलियाँ छज्जे पर खड़ी थी। जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए, मंगल सेन के खांधे पर थाल था, लाल रंग के रुमाल से ढका हुआ, और आगे आगे बाबूजी चले आ रहे थे। मनोरमा और उसकी 2 सहेलियां जो थी वो सभी मिलके क्या है छत के ऊपर ठहरे थे, और दूर से देखते हैं कि सड़क पर दोनों भाई चल रहे हैं। कौन कौन? बाबूजी और चाचा मंगल सेन। बाबूजी आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे अपने खांधे पे थाल को लिए चाचा मंगल सेन आ रहे हैं। उस थाल के ऊपर
लाल रेशमी रुमाल ढका हुआ है। तो इस सब को देखने के बाद वो वहाँ पे देख रही है, कौन? मनोरमा और उसकी सहेलियाँ देख रही है। तो वीर जी अब भी अपने कमरे में ही थे, अब भी वीर जी उनके ही कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नावल के पन्नों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। उनको उस नावल को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, उनका मन ही नहीं लग रहा उस उपन्यास को पढ़ने में। फिर भी वे उस उपन्यास के पन्नों को, पृष्ठों को आगे पीछे पलटाकर उन पृष्ठों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास वे कर रहे थे। उनका माता थका हुआ था, उनका माता बहुत थका हुआ था, मगर हृदय दुमिल भावनाओं से उद्वेलित होने लगा था। हृदय एक दुमिल भावनाओं से उद्वेलित होने लगा था और वे सोचने लगे थे कि क्या प्रभा मेरे लिए भी कोई संदेश भेजेगी? जैसे मैंने एक संदेश भेजा है प्रभा को, उसी प्रकार क्या प्रभा मेरे लिए कोई संदेश भेजेगी? ₹1.25 में सगाई डलवाने के बारे में वह क्या सोचती होगी? मात्र ₹1.25 में ले रहा हूँ सगाई में, तो इसके बारे में वे क्या सोचती होगी? मेरे विषय में, मेरे आदर्शों के बारे में कह के वे सोचता है। आगे बढ़ के कहता है, मन ही मन तो जरूर मेरे आदर्शों को सहारती होगी। वो कहते हैं कि प्रभा, वीर जी की सगाई किससे हो रही है? प्रभा से हो रही है। तो प्रभा मेरे बारे में उसके मन ही मन सोचती होगी कितने आदर्शवादी है और मेरे आदर्शों को वो कितना सहारती होगी कह के वे सोच रहे हैं। और आगे बढ़ के वीर जी कहते हैं, मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा, इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है? मेरे आदर्श कैसे हैं, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, मेरी सोच कैसी है, इसके बारे में प्रभा को मालूम कराने में और ज़्यादा क्या चाहिए कि मैं गरीब आदमी को सगाई डलवाने के लिए भेजा। इससे बढ़िया मेरे आदर्शों का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो सकता है कहकर वे अपने मन ही मन सोच रहे थे और नावल के पन्नों को ऐसे ऐसे पलटा के उसमें अपने मन को लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो इतने में ही एक आवाज आई, लख लख बधाइयाँ भौजाई जी। चाचा मंगल सेन कह रहे, लख लख बधाइयाँ भौजाई जी। घर में कदम रखते ही चाचा मंगल सेन ने आवाज लगाई। मनोरमा और उसकी सहेलियां भागती हुई जंगले पर आ गई, एकदम से भागती हुई जंगले पर आ गई। बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। एकदम से आंगन में आए और छड़ी को कोने में रख दिया और अपने कमरे में चले गए गंभीर मुद्रा के साथ। कौन? बाबूजी। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झपटकर थाल चाचा मंगल सेन के हाथ से छीन लिया। एकदम से भागती हुई गई और चाचा मंगल सेन ने से थाल पकड़ा था ना, उसको झटक से इसके खींच लिया। तो चाचा मंगल सेन कहने लगे कि कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती कह के वे पूछते। कौन? चाचा मंगल सेन। वाह जी वाह, मनोरमा कहती है हंसकर, वाह जी वाह, बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे हैं। लाइए मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया कह के मनोरमा कहती है। तो माँ जी की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थी, माँ जी की जो दोनों बहनें हैं जो कि वीर जी की मासी जी है, वो दोनों वहाँ पे आ गई थी। माँ जी से गले मिल मिलकर बधाइयाँ देने लगे कि सगाई हो गई है आपके बेटे की कहकर माँ जी को गले मिलकर वे बधाइयाँ देने लगी। आवाज़ सुनकर वीर जी भी जंगले पर आ खड़े हुए। आवाज़ सुनते ही, बधाइयों की आवाज़ सुनते ही वीर जी भी जंगले पर आकर खड़े हो गए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। नीचे आंगन का दृश्य सारा वे देखने लगे। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। जैसे ही थाल के ऊपर जो लाल रुमाल हुआ था, ढका हुआ था,
उसको देखते उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहसा ही वहाँ ससुराल की चीज़ों से गहरा लगाव महसूस करने लगे। वो चीज़ें अपनी हैं, अपनों ने भेजा है, उसमें प्रभा ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा होगा, ये सोचने लगे और एकदम से गहरा लगाव महसूस करने लगे ससुराल के चीज़ों से। इस रुमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथ से छुआ होगा। वो सोच रहे हैं कि वीर जी की जो सगाई डलवा के आए हैं, उस जो लाल रुमाल है उसको स्वयं प्रभा अवश्य अपने हाथों से छुई होगी, कह के वे सोच रहे। उसका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम ले। वीर जी का जी चाहा कि उस रुमाल को अपने हाथ में लेकर चूम ले। इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा। एकदम से उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब हो उठा। इस भेंट को देखने के बाद, इस उपहार को देखने के बाद माँ जी ने थाल पर से रुमाल उठाया। जैसे ही माँ जी ने थाल पे से रुमाल उठाया तो चमकती कटोरियाँ, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। एकदम से वो देखती है कि चमकता हुआ थाल है, चमकती हुई कटोरियाँ हैं, चमकते हुए चम्मच है। वीर जी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीज़ों को किरनी से सजा कर रखा होगा। बहुत ही सजग तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभा ने अपने हाथों से ही इन कटोरियों को सजा के रखा है शायद, कह के वे वीर जी सोचने लगे। तो इतने में ही चाचा मंगल सेन कहते कि पानी पिलाओ संतू। चाचा मंगल सेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए कहा। टांगों के ऊपर टांग डालकर, एकदम से टांग के ऊपर टांग डालकर संतू को आवाज़ लगाई चाचा मंगल सेन ने। कहने लगा कि पानी तो पिलाओ संतू। इतने में माँ जी को याद आई, इतने में माँ जी को कुछ याद आया। 3 कटोरियाँ और 2 चम्मच, 3 कटोरियाँ हैं और केवल 2 ही चम्मच है। यहाँ क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, अजी सुनते हो? तुम भी कैसे हो? आज के दिन भी कोई अंदर जा बैठता है? कह के वे प्रश्न करने लगी। किससे? बाबूजी से। कौन? माँ जी। और क्या कहती? इतने में ही वहाँ से जवाब मिलता है बाबूजी का। बाबूजी ने अंदर से ही पूछा कि क्या है? तो कुछ बताओ तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया है? समधिए हमें क्या कुछ दिए, कुछ बोलो तो सही, कह के वे कहते हैं। तो बस थाल में जो कुछ है वही दिया है, तेरे बेटे ने जो मना कर दिया था, कह के बाबूजी अंदर से ही भड़कते हुए बोलने लगे। तो इतने में माँ जी का एक सवाल है कि क्या 3 कटोरियाँ थी और 2 चम्मच थे? क्या केवल समधियों ने 3 कटोरियाँ दी लेकिन साथ में 2 ही चम्मच दिए? ये क्या हिसाब है? ऐसा कैसे दे सके? आपने देखा कितने दिए थे, क्या है? कह के अब बाबूजी से वे सवाल पूछने लगी हैं। तो सच में क्या समधियों ने 2 ही चम्मच दिए थे और 3 कटोरियों के साथ? ये हमें जानेंगे। उसके उपरांत या आखिर में 3 कटोरियाँ और 3 चम्मच दिए तो 1 चम्मच गया का? तो इसके बारे में पूर्णतः बहुत ही बढ़िया तरीके से अगली कक्षा में हम कहानी को बहुत अच्छे तरीके से जानने समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से हिंदी भाषा विषय का अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।